हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास बीकॉम में सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट के लेसन नंबर 1 के बारे में, यानी कि बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। और आज हम समझेंगे इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक तो एक्सेसी कौन होता है, हमें टर्म समझना होगा। दूसरा, इसमें कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा असेसमेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टोटल इनकम कैलकुलेशन एंड इंपॉर्टेंस। और उससे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ इनकम भी देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में क्या करने हैं, कवर करने हैं। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके टॉपिक को। तो अब ये समझते हैं एक्सेसी कौन से पर्सन्स होते हैं। इस टर्म को हमें समझना है, मतलब ये वो पर्सन है जो लाइबल होते हैं टैक्स को लेके, यानी कि जिनको टैक्स भरना होता है उनको हम एक्सेसी बोल के चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक्सेसी रेफर्स टू एनी पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स, जिसे इनकम टैक्स पे करना हो और सब्जेक्ट टू टैक्स असेसमेंट बाय द टैक्स अथॉरिटीज, यानी कि जिसको टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से टैक्स दिया जाना हो, मतलब टैक्स भरना हो, ठीक है, या फिर टैक्स देना पड़े। इसके बाद एक्सेसी में इंक्लूड, इसमें कुछ पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, यानी कि जो डोमेस्टिक कंट्री के रेसिडेंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। नॉन रेसिडेंट यानी कि जो पहले तो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हो सकते हैं वो अभी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, और कुछ दिनों बाद वो कहीं और पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी कि जो एक तरह से वर्क वीजा पे गए हुए हैं, ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी इसका पार्ट बनेंगे। और तीसरा, कंपनीज एंड अदर एंटाइटीज, और कंपनीज और जो दूसरी एंटाइटीज हैं, दूसरी कॉर्पोरेशंस हैं, वो भी इसका पार्ट बनेगी, उन्हें भी इनकम टैक्स पे करना होगा। तो ये तीन हमारे क्या होते हैं, एक्सेसी, ये तीन इंक्लूड किए जाते हैं इसके अंदर, जिनको टैक्स पे करना होता है किसी भी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। अब हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी है, एक तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्या होता है। पहले आपको दोनों टर्म समझा देता हूँ। देखो, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है कि जिस भी ईयर को लेके हम टैक्स भर रहे हैं, मतलब जब भी हमने वो ट्रांजेक्शन की है, जब भी हमने इनकम जनरेट किया है, उससे नेक्स्ट ईयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने कोई इनकम जो है वो 2024 और 2025 के बीच में कमाई, लेकिन जब मैं उसका टैक्स भरने जाऊंगा तो मैं असेसमेंट ईयर रखूंगा 2025-2026 का। ये चीज जरूर ध्यान रखना। और अगर प्रीवियस ईयर की बात की जा रही है तो वो 2024-25 ही रहेगा। फिर बोल रहा हूं, अगर हम जिस साल में इनकम जनरेट करते हैं, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, चाहे वो कहीं पे सैलरी कमाई हो, वेजेस कमाई हो, यानी किसी फॉर्म में इनकम हो, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो 1 मार्च से लेके कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेके चलता है 31 मार्च तक, अगले, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं 24-25 की बात कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे वो इनकम देखेंगे जो हमने कमाई है 1 अप्रैल ऑफ 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। लेकिन ये रहेगा प्रीवियस ईयर, 24-25 क्या रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26। जरूर ये चीज ध्यान रखना। वही चीज यहाँ पे है, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो इमीडिएटली फॉलो करता है हमारे फाइनेंशियल ईयर को, इन विच इनकम इज अर्न्ड, यानी कि वो साल, वो फाइनेंशियल ईयर जहां पे हमने इनकम कमाई है उससे इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, अगर हमने कोई इनकम 25-26 में कमाई होती तो उसका असेसमेंट ईयर 26-27 होता। अगर हमने 29-30 में कमाई होती तो उसका असेसमेंट ईयर 30-31 होता। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि असेसमेंट ईयर हम किसको बोलते हैं। ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर टैक्स पेयर्स फाइल देयर इनकम टैक्स। तो इस असेसमेंट ईयर में जो टैक्स पेयर है वो क्या करते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं फॉर प्रीवियस ईयर को लेके, एंड सेटल एनी टैक्स लायबिलिटी, और अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटल भी करते हैं फॉर दैट पीरियड। यानी कि हम फिर से वही चीज समझेंगे कि अगर मैंने 24-25 में किसी भी तरह की इनकम जनरेट करी, इनकम कमाई, इनकम अर्न करी, तो मैं इनकम टैक्स भरूंगा वो 25-26 असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग भरूंगा, लेकिन वो सारी ट्रांजेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, 24-25 यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना हमें टाइम
टाइम भी देती है इनकम टैक्स भरने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी करंट का ही टाइम सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे 2025 चल रहा है, तो मैंने जब ITR भरा 24-25 का, ठीक है, तो मैंने कब भरा 24-25 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, क्योंकि डेट सितंबर तक थी, है ना। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, आपको ग्रेस पीरियड दिया कि आप हम जो अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर था जहां पे मैंने इनकम कमाई है, फिर जो मेरा प्रीवियस ईयर था वो 24-25 का था, लेकिन मेरा असेसमेंट ईयर था 25-26 का, क्योंकि मैंने टैक्स फाइलिंग 25-26 के जो फाइनेंशियल ईयर था इसके बीच में की है। वही चीज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल फॉर इनकम अर्न, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर किसी पर्सन ने 23-24 में इनकम कमाई है तो उसके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25 का, और प्रीवियस ईयर रहेगा ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर, इसको फाइनेंशियल बोलते हैं, ऑफ 12 मंथ पीरियड ड्यूरिंग विच इनकम अर्न, यानी कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर जहां पे हमने इनकम कमाई है, ये भी 12 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा, एंड एक्सेस्ड फॉर टैक्सेशन, और जिसको हम आने वाले इमीडिएटली फाइनेंशियल में टैक्स उसका भरेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज में, काफी लोग डाउट में रहते हैं कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डाउट कई बार बच्चों को आ जाता है, तो ये चीज ध्यान से समझ लेना कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2025 चल रहा है, और अगर फाइनेंशियल देखें तो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा ये, तो ये मेरे लिए क्या होगा प्रीवियस ईयर, और जब मैं इसका टैक्स भरूंगा वो कौन से असेसमेंट ईयर से भरूंगा 26-27 के, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। इनकम के कंपोनेंट्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, यानी कि किस किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं। तो हमारे पास ये 5 कंपोनेंट्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला, जैसे इससे हम क्या निकालेंगे, ग्रोस टोटल इनकम, यानी कि GTI, ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे निकालने वाले हैं, जिसमें क्या क्या कैलकुलेट होगा। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि हम सैलरी से कितना पैसा कमाते हैं, यानी कि अगर मैं कहीं पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूं तो वहां से मुझे कितनी सैलरी मिलती है, और उसी के हिसाब से मुझे टैक्स भी भरना होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है। दूसरा जो हम समझते हैं वो क्या समझते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमने एक प्रॉपर्टी जो है उस पर दे रखी है, रेंट वगैरह पे दे रखी है, यानी कि रेंटल इनकम हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेंटल इनकम बोलते हैं हम इसे, रेंटल इनकम, यानी कि हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट के अंदर, उसे हमने एज अ रेंट दे रखा है, तो हम वहां से कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या बनती है, इनकम बनती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा सी पार्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में एनरोल है, तो वो वहां से क्या इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो होती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद डी पार्ट क्या आता है, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या है कि अगर हमने एसेट्स ले रखी हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट्स में हमने कुछ इक्विटीज ले रखी हैं, कुछ कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, और उसके शेयर प्राइस जो है वो ऊपर जा रही हैं, तो वो कैपिटल गेन ट्रीट किए जाते हैं। और कैपिटल गेन भी 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब हम 1 साल से कम के लिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने आज किसी XYZ कंपनी के शेयर लिए, ठीक है, 6 महीने बाद वो शेयर मैंने क्या कर दिए, सेल कर दिए, तो वो जो बीच में जो टाइम पीरियड था ये क्या था, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने प्रॉफिट मिला, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिला, कैपिटल गेन अच्छी खासी मिली, यानी कि जो शेयर का पैसा वो काफी ज्यादा, मान लेते हैं 1000 रुपए का था, 1500 हो गया, मैंने अपना 500 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये मेरा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दोनों का टैक्स स्लैब भी डिफरेंट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स अलग होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स अलग होता है। और अगर मैं 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहा हूं तो उसमें लगता है LTCG, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, LTCG, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स। तो वही चीज यहाँ पे है। तो डी पार्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो कैपिटल गेन्स की मैंने बात कर ली। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आ सकता है भाई, किसी ने मान लेते हैं लॉटरी खेली हो, लॉटरी लग गई, कसिनो में जाके गैम्बलिंग करी, गैम्बल में पैसे जीत गया, या फिर किसी और पर्सन उसे गिफ्ट कर दिया तो वो अनअर्न्ड इनकम का पार्ट बन गई, या फिर डिविडेंड इनकम। जैसे मैंने आपको बताया ना, कैपिटल गेन में तो क्या होता है कि काउंट होता है कि अगर हमने कोई रियल एस्टेट एसेट ले रखा है, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसके प्राइस ऊपर बढ़ गए, तो हमने वो जब बेचा तो
तो हमें क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर हमने 1 साल के बाद बेचा है तो, ठीक है, यानी कि LTCG पे करना पड़ेगा। लेकिन जो डिविडेंड इनकम होती है ना डायरेक्ट बैंक में आती है, वो भी क्या है, एक तरह से का पैसिव इनकम है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस पर भी टैक्स लगता है, और वो पार्ट होता है किसका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये कॉलम भी हमें टैक्स भरते हुए दिख जाता है ना। तो ये हमें मेनली 5 सोर्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, ग्रोस टोटल इनकम का पार्ट बनते हैं, यानी कि GTI का पार्ट बनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। अब आगे समझते हैं अगला पार्ट, जहां हम क्या डिस्कस करेंगे, टोटल इनकम कैलकुलेशन एंड इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या है कि टोटल इनकम की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब समझते हैं इस चीज को। तो टोटल इनकम रेफर्स टू द इनकम कंप्यूटेड आफ्टर अलाउइंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, यानी कि टोटल इनकम का मतलब क्या है कि हम इसमें वो इनकम रेफर करेंगे, इसमें वो इनकम कंप्यूट इस तरीके से होगी जब हम डिडक्शंस उठा देंगे, आफ्टर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। अगर हमें टैक्स स्लैब के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ छूट मिल रही है, तो हम अपने डिडक्शन को भी हटा लेंगे और एग्जम्पशन को भी हटा लेंगे फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, किसमें से, GTI में से, ग्रोस टोटल इनकम में से। इट रिप्रेजेंट द टैक्सेबल इनकम। फिर जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी। फिर वो बचेगी टैक्सेबल इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज लेविड एट एप्लीकेबल रेट्स, और जिस पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा एप्लीकेबल रेट्स पे। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट टोटल इनकम, जब हम उस प्रोसेस पे आते हैं कि हम अराइव कर रहे हैं टोटल इनकम पे, इन्वॉल्व्स डिडक्टिंग परमिसिबल डिडक्शंस, जहां पे हम परमिसिबल डिडक्शंस को यहाँ पे कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, एंड एग्जम्पशंस फ्रॉम GTI, यानी कि जो भी हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आई है उसमें से हम 2 चीजों को जरूर उठाएंगे, एक तो डिडक्शंस और दूसरा एग्जम्पशंस। ये दोनों चीजों को उठाने के बाद जो हमारे पास इनकम बचेगी वो होगी टैक्सेबल इनकम, और उस पे लगेगा अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स, क्योंकि टैक्स स्लैब भी हम जानते हैं अलग अलग होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि एक पर्सन कितना पैसा कमाता है, क्योंकि इंडिया में हम क्या देखते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है कि जो भी पर्सन जितनी ज्यादा इनकम कमाएगा उस पर उतना ज्यादा ही टैक्स लगेगा, ताकि वेल्थ को और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, यानी कि जितनी अर्निंग उतना ज्यादा टैक्स। तो वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब कुछ डिडक्शंस जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं वो समझते हैं। हमारे पास 5 डिडक्शंस हैं, ये कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 18C। अब 18C के हिसाब से हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक तो EPF, अगर मान लेते किसी पर्सन ने EPF करवा रखा है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फिर PPF करवा रखा है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या फिर ELSS करवा रखा है, ये एक तरह का शायद एसेट क्लास सेविंग कर्व होता है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये ELSS होता है, मतलब इसमें हम अलग अलग एसेट क्लास में, ठीक है, अलग अलग एसेट्स, ये वो भी किसकी, स्टॉक मार्केट की, वहां पे सेविंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है, वो हो गया। या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो गया एक तरह का, ठीक है। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप खुद कमेंट करोगे कि ELSS की फुल फॉर्म क्या होती है। एक तरह का यहाँ पे सेविंग स्कीम ही है, जैसे कि EPF है, PPF है। जिनको नहीं पता, EPF में डिफाइन कर देता हूँ प्रॉपर, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है, अगर आप में से भी कुछ लोग सैलरीड होंगे तो उनका PF कटता होगा, है ना, यानी कि जो भी हमारी सैलरी होती है उसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेते हैं जो एक सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, यानी कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में किसी भी अनसर्टेनिटी खत्म करने के लिए या फिर उसे टैकल करने के लिए, तो हम उस फंड को यूज कर सकते हैं। और वहां पे 2 तरीके से पैसे जमा होते हैं। एक तो जैसे मान लेते हैं हमारी कोई सैलरी है तो हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा कटेगा, दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी होता है, यानी कि मालिक भी अपनी तरफ से उसमें कुछ डालता है उस PF में, और वो इकट्ठा होता रहता है और एक लमसम अमाउंट बनता है जब आपको जरूरत पड़ती है, फिर आप उसे रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हो। तो इसलिए जनरली लोग EPF करवाते हैं, PPF भी होता है, ऐसे ELSS भी है, ठीक है, जिसमें हम अलग एसेट क्लास में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर लाइफ इंश्योरेंस भी है, और ध्यान रखना इसमें एग्जम्पशन कितनी है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, 1.5 लाख पर ईयर। यहाँ तक आपको टैक्स की एग्जम्पशंस मिल जाएंगी अगर हम यहाँ तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर देते हैं तो अंडर डिडक्शंस 80C, यानी कि जब हमारे पास वो पैसा आएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वरना आपने देखा होगा जो अगर हम अलग अलग एसेट्स में या फिर जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटीज खरीदते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। पर ये जो है ना वो किसके अंदर आते हैं, डिडक्शंस के अंदर आते हैं, अंडर सेक्शन 80C, यानी कि यहाँ पे कोई भी टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। दूसरा पार्ट कौन सा
होता है हमारे पास यहाँ पे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D। इसमें क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का मेन पार्ट है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी इनकम का पार्ट नहीं बनता है। यानी कि देखो जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है, 12 लाख 15 लाख। आप सबको पता है कि इंडिया में जो करंट बजट आया तो टैक्स स्लैब को चेंज किया गया। पहले टैक्स अब टैक्स जो है 12 लाख से ऊपर वालों को ही पे करना पड़ता है। यानी कि जिसकी इनकम 12 लाख या 12 लाख से ऊपर होगी वही इनकम टैक्स पे करेगा, बाकी लोगों को इनकम टैक्स पे यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बेनिफिट कब मिलती है, जैसे मान लेते हैं किसी को मान लेते हैं इसकी इनकम ज़्यादा है तो अपने एक्सपेंसेस को दिखा लेता है, वो भी ऐसे एक्सपेंसेस को जो जिसके जरिए वो टैक्स डिडक्शंस ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए लोग जो है ना वो अलग अलग इंश्योरेंस करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ATC का बेनिफिट ले पाएँ, ATD का बेनिफिट ले पाएँ इस तरीके से। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया हमारा ATD। इसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80E। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। अगर किसी पर्सन ने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा, 18E टैक्स स्लैब 18E हेल्प करेगा इस चीज में। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी इनकम। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी इनकम को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको लेकर हमें क्या मिल सकता है, डिडक्शंस मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एग्जम्पशंस फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो हम उसको लेके एग्जम्पशंस भी ले सकते हैं, और वो क्या है हमारे पास 1 लाख पर एनम, यानी कि 1 लाख पर एनम तक हम जो है एग्जम्पशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, यानी कि LTC GCA। लेकिन अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है। अभी एक वीडियो और बनेगी तब जाके हमारा क्या होगा, लेसन नंबर 1 पूरी तरीके से फिनिश होगा। आप ये मान के चलो कि सीरीज ये थोड़ी सी बाकी सीरीज से काफी लेंथी होगी, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा आपको टैक्स की अधूरी नॉलेज रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम टैक्स को बिल्कुल पूरी तरीके से समझें इस कंप्लीट सीरीज के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अब इसको जो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप उस नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।